चलो देखते हैं। तो लास्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे? लास्ट क्लास में हम लोग कई सारी चीज़ें पढ़े थे। ठीक है, हम लोगों ने आइसोलेटेड कंडक्टर के बारे में पढ़ा था, मतलब एक सिंगल कंडक्टर के बारे में पढ़ा था। और फिर हम लोगों ने देखा था कि कैपेसिटर एग्जैक्टली एक ऐसा डिवाइस है जिसका मेन काम है एनर्जी को स्टोर करना। ठीक है, कैसे एनर्जी को स्टोर करना? चार्ज को स्टोर करके एनर्जी को स्टोर करना, ये जॉब है किसकी? ये जॉब है कैपेसिटर। ठीक, फिर मैंने आपको ये बताया था इसमें कि हमारे पास चार्ज कैपेसिटर, चार्ज कंडक्टर, अनचार्ज कंडक्टर, मैंने बताया था कि इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ चार्ज के बारे में बताया। फिर मैंने दो टर्म के बारे में डिस्कस किया आपसे, एक आपसे डिस्कस किया कैपेसिटी और एक आपसे डिस्कस किया था मैंने कैपेसिटेंस की। कैपेसिटेंस क्या है और तुम्हारे पास कैपेसिटी क्या है, ये समझाया था मैंने। अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने आपको आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर, आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर का क्या मतलब है, इसमें बच्चा बड़ा कंफ्यूज हो जाता है। इसका मतलब ये है कि हम आपसे बात कर रहे हैं एक सिंगल कंडक्टर की। हम आपसे बात कर रहे हैं एक तुम्हारे पास जो है सिंगल कंडक्टर की, और कोई कंडक्टर को हम यहाँ पे जो है कंसीडर नहीं किए हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक, फिर इसने क्या बताया, फिर हमने फॉर्मूला वगैरह निकाला था, फिर हमने तीन मुख्य बातें उठाई थी कि भाई ऐसा है कि सराउंडिंग मीडियम पे डिपेंड करता है, साइज शेप पे डिपेंड करता है, और अनचार्ज कंडक्टर या अर्थ कंडक्टर की अगर मौजूदगी होगी आजू बाजू तो फिर उसमें जो है कुछ चेंज आ सकता है, जिसका मैंने पैटर्न भी आपको सिखाया था और ये मैंने आपको बात यहाँ पे समझाई। ठीक, चलो अब बात करते हैं कुछ तुम्हारे पास आगे। ठीक, अब आपने जब अपने स्कूल में ये पर्टिकुलर कैपेसिटर पढ़ा होगा तो आपने वहाँ देखा होगा कि आपको टीचर ने पढ़ाया कि दो कंडक्टर होते हैं। हम तो दो कंडक्टर की बात ही नहीं कर रहे हैं, हम तो एक कंडक्टर की बात कर रहे हैं। तो इसने कहा कि चलो बात कर लेते हैं। सो अब हम बात करने जा रहे हैं सिस्टम ऑफ तुम्हारे पास टू कंडक्टर्स। ठीक है, सिस्टम ऑफ टू कंडक्टर्स की बात करने जा रहे हैं। इसने कहा ठीक। इसने क्या बताया, इसने कहा कि ये तुम्हारे पास एक कंडक्टर, ठीक, और पिछली बार जो ये चार्ज था ये तुम्हारे पास कहाँ से लेकर के आ रहे थे? इनफाइनाइट से लेकर के आ रहे थे, और इस कंडक्टर के चेहरे पे ये चार्ज हम यहाँ पे ऐसे डाल दे रहे थे। हमने कहा ठीक, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। इसने कहा कि ये जो पर्टिकुलर आपने जो केस आपने बताया है, ये सिंगल तुम्हारे पास आइसोलेटेड कंडक्टर का तुम्हारे पास केस है। ठीक है, ये एक सिंगल कंडक्टर का केस है। इसने कहा कि अगर, ठीक है, इफ वी गो फॉर टू डिफरेंट कंडक्टर, मान लो कि अगर हम दो डिफरेंट कंडक्टर लें, ठीक है, जिनका साइज शेप आपस में कैसा भी हो सकता है, इसने कहा कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं। तो इफ यू गो फॉर टू डिफरेंट कंडक्टर, अगर हम दो डिफरेंट कंडक्टर को लें तो क्या होगा जरा सुनना। ठीक, तो इसने कहा कि देखते हैं क्या होगा। तो दो डिफरेंट कंडक्टर को यहाँ पे कंसीडर किया। अब मैंने क्या बताया, मैंने कहा कि भाई ऐसा है, अगर दो डिफरेंट कंडक्टर कंसीडर करेंगे तो एक तो कंडक्टर मैं अपना ये वाला ले लूँ। ठीक, इसने कहा कि ठीक है ले लो कोई दिक्कत नहीं। और एक कंडक्टर जो है मैं अपना जो है ये वाला ले लूँगा, नेक्स्ट वाला। इसने कहा कि ठीक सर यहाँ पे ले लीजिए, ये मैंने ले लिया यहाँ पे कंडक्टर। यहाँ पे जो है ये कंडक्टर मैंने यहाँ पे अपना ले लिया। ठीक है, अब समझना मेरी बात को। ठीक है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पढ़ने से पहले समझ तो लो कि दो लोग आएंगे तो क्या होगा। अब देखो यार, सिंपल सी बात है, मैं इनफाइनाइट लोकेशन से लेकर के आ रहा था, मैं ये चार्ज यहाँ से लेकर के आ रहा था, तो सिंपल सी बात है जब चार्ज यहाँ पे आ जाएंगे तो वो रिपल्शन करने लग जाएंगे। ये बात तो मैं पहले बता चुका हूँ। ये जो वर्क डन करना पड़ेगा इन चार्जेस को इस पर्टिकुलर सर्किट पे बैठाने के लिए, वो वर्क डन तुम्हारे पास कंडक्टर के अंदर एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जब मुझे ये कंडेंसर या कैपेसिटर से या कंडक्टर से जब मुझे एनर्जी चाहिए होगी, मैं अपने हिसाब से बल्ब वगैरह या कुछ भी वगैरह लगा लूँ करके मैं अपना एनर्जी ले लूँगा। उसने कहा, ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं। अब आती है बात यहाँ पे। अब यहाँ पे जब बात आती है तो इसने कहा कि लेट सपोज ये तुम्हारे पास कंडक्टर 2 था, ठीक, और ये तुम्हारे पास कंडक्टर 1 था। इसने कहा कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं, हम कंडक्टर 1 से कंडक्टर 2 की तरफ चार्जेस को भेजें। ठीक है, तो क्या होगा, होगा ये कि कंडक्टर 1 भी एक अनचार्ज कंडक्टर था, कंडक्टर 2 भी एक अनचार्ज कंडक्टर था। इसका मतलब ये हो गया कि इस पे तुम्हारे पास पॉजिटिव चार्जेस आना शुरू हो जाएंगे। इसने कहा
और इस पे तुम्हारे पास नेगेटिव चार्जेस अपीयर होना शुरू हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि भाई सिंपल सी बात है, आप अगर पॉजिटिव चार्जेस को ये कह रहे हैं कि हम कंडक्टर नंबर 2 से कंडक्टर नंबर 1 की तरफ लेकर के जा रहे हैं, तो जितना चार्ज मान लें यहाँ पे 27 कूलम चार्ज यहाँ पे अगर आएगा, तो एज अ रिजल्ट यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे भी तुम्हारे पास -27 कूलम का चार्ज आ जाएगा। इसने कहा हाँ बात तो सही है। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, हमने जो लास्ट लेक्चर जो पढ़ा था उस पर्टिकुलर लास्ट लेक्चर में हमारा मेन फोकस ये था कि हम आपको सिंगल कंडक्टर के बारे में कुछ बता पाए पहले। तो मैंने पूरी की पूरी कहानी, पूरा जो मैंने एक सीन बनाया, मैंने सिंगल कंडक्टर को लेकर के बनाया और उसके रिस्पेक्ट में सारी बातें एक्सप्लेन करी। अब चूंकि मेरे को आगे तुम्हें पढ़ाना है, अच्छा ये बात समझ लीजिए, एक तुम्हारे पास होता है क्या नाम है, स्फेरिकल कैपेसिटर, मतलब जो अपना सिलेबस है कैपेसिटर का, मैं उसके बारे में आपको दो तीन बातें समझा रहा हूँ, ठीक है। एक होता है आपका जो है सिलिंड्रिकल कैपेसिटर, एक आपका सिलिंड्रिकल कैपेसिटर है, ठीक है। एक है आपका तुम्हारे पास जो है वायर कैपेसिटर, ठीक है, ये वायर कैपेसिटर भी यहाँ पे रहता है। और एक और आता है तुम्हारे पास, ये होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये चार तरीके के कैपेसिटर जो है मेनली अपने सिलेबस में होते हैं। लेकिन अपने सिलेबस मतलब किसके सिलेबस में होते हैं, ठीक है। एक मिनट जरा बताता हूँ, ठीक है। अब इसने कहा अपने मतलब किसके, इसने कहा ये जो है अपने बोर्ड में तुम्हारे पास नहीं होता है, ना आईएससी ना सीबीएसई, ये भी अपने बोर्ड में नहीं होता है, ये भी अपने बोर्ड में नहीं होता है। ये रहा तुम्हारे पास अपने बोर्ड का, मतलब अपार्ट फ्रॉम 1 2 3 और तुम्हारे पास 4, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर अपने बोर्ड एग्जाम्स में मतलब अपने क्लास 12 के सिलेबस में होता है। और जो तुम्हारे पास पार्ट है वो अपने बोर्ड एग्जाम में नहीं होता है। तो ये वाला पार्ट जब आप पढ़ेंगे, ठीक है, ये वाला पार्ट जब आप पढ़ेंगे तो जरा ध्यान में रखिए, पढ़िएगा कि 12th में ये नहीं पूछा जाएगा और ये वाला पार्ट आपका 12th में पूछा जाएगा। तो मेनली मैं स्फेरिकल सिलिंड्रिकल वायर पे आपको नहीं लेकर के जाने वाला इन पर्टिकुलर लेक्चर्स में। जो अपना जेई वाला पोर्शन में ले रहा हूँ उस पर मैं सारा का सारा पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो जिनको भी पढ़ने का मन करे तो उसमें पढ़ लेना, नहीं तो इसमें हम ये वाला पार्ट आपको डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये बात हम पहले बता दें। अच्छा, एक हमसे सवाल अभी पूछा गया कि क्या कंडक्टर नंबर 2 चार्ज है? नहीं, सिंपल सी बात है, जब मैं किसी भी कंडक्टर को अनचार्ज बोल रहा हूँ तो मैं क्या बोल रहा हूँ, इसका मतलब मैं उसे न्यूट्रल बोल रहा हूँ। न्यूट्रल का मतलब क्या होता है? न्यूट्रल का मतलब होता है तुम्हारे पास कि सेम नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड सेम नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अब अगर तुम यहाँ पे मान लो 15 पॉजिटिव 15 नेगेटिव यहाँ पे थे और इस वाले में 18 पॉजिटिव 18 नेगेटिव यहाँ पे थे, तुम अगर यहाँ से पॉजिटिव चार्ज को कंडक्टर 1 को दोगे तो कंडक्टर 1 में पॉजिटिव चार्ज की संख्या बढ़ जाएगी ना, और कंडक्टर 2 में पॉजिटिव चार्ज की संख्या कम हो जाएगी। कंडक्टर 2 में पॉजिटिव चार्ज की संख्या कम होना मतलब कंडक्टर 2 में नेगेटिव चार्ज की संख्या बढ़ना। तो कंडक्टर 1 मेरा अब अनचार्ज बॉडी नहीं कहलाएगा, वो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी कहलाएगा। और कंडक्टर 2 मेरा जो है अब वो नेगेटिवली चार्ज बॉडी कहलाएगा। अब तुम कहोगे कि एक बात है यहाँ पे, क्या बात है? बात ये है कि आपने कहा था कि पॉजिटिवली चार्ज बॉडी में सारे पॉजिटिव नहीं होते और नेगेटिवली चार्ज बॉडी में सारे नेगेटिव नहीं होते। होता ये है कि जो पॉजिटिव चार्जेस की संख्या है वो नेगेटिव चार्जेस से ज़्यादा होती है, ठीक है। तो होता ये है कि जो तुम्हारे पास पॉजिटिव चार्जेस की जो तुम्हारे पास एनपी जो होते हैं वो एनई से ज़्यादा होते हैं और यहाँ पे एनई जो होते हैं वो एनपी से ज़्यादा होते हैं। तो आपने इस बॉडी में सारे पॉजिटिव क्यों बनाए हैं और आपने इस बॉडी में सारे नेगेटिव क्यों बनाए? देखो एक बात समझो, कॉन्सेप्ट तो यही है क्या, कि जो पॉजिटिव चार्जेस की संख्या है वो नेगेटिव चार्जेस से ज़्यादा होती है और जो नेगेटिव चार्जेस की संख्या है वो पॉजिटिव चार्जेस से ज़्यादा होती है। लेकिन जब हम लोग बुक्स में इनको पढ़ते हैं तो वो बुक्स में इनको पूरा पॉजिटिवली और इनको पूरा नेगेटिवली दिखा देते हैं, ठीक है। तो जब भी आप रिप्रेजेंटेशन करें किसी भी पर्टिकुलर केस में कि यार ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है या ये नेगेटिवली चार्ज बॉडी है, यू कैन ऑलवेज शो कि यहाँ पे हम सारे पॉजिटिव बना दें, यहाँ पे हम सारे नेगेटिव बना दें। लेकिन बात अगर कंसेप्ट किया है कि सर ऐसा तो नहीं होता, हाँ तो हम भी ये कह रहे हैं कि पॉजिटिवली चार्ज बॉडी का यह मतलब नहीं कि सारे पॉजिटिव होंगे, नेगेटिवली चार्ज बॉडी का यह मतलब नहीं कि सारे नेगेटिव होंगे। लेकिन जब डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन करना है तो यू कैन ऑलवेज मेक दिस टाइप ऑफ डायग्राम, ठीक है। तो कंडक्टर नंबर 2 जो कि तुम्हारे पास एक अनचार्ज कंडक्टर था, जो कि तुम्हारे पास एक न्यूट्रल स्पेयर था, जो कि तुम्हारे पास इक्वल पॉजिटिव और इक्वल नेगेटिव कंसीडर कर रहा था। मुझे ये नहीं पता कितने कर रहा था, मुझे नहीं पता कितने कर रहा था, 15 पॉजिटिव 15 नेगेटिव थे या
1500 पॉजिटिव या 1500 नेगेटिव थे, ये बात मुझे पता नहीं है। मुझे बस इतना पता है कि कंडक्टर 2 से कंडक्टर 1 की तरफ चार्जेस गए हैं। अब सिंपल सी बात है यार, अगर मैं ऐसे पॉजिटिव चार्ज लिखूंगा तो इसका मतलब क्या होगा, ऐसे नेगेटिव चार्जेस गए होंगे, ठीक है। तो इसने कहा कि ठीक, चलो ये बात की बात है। तो इसने कहा कि अगर पॉजिटिव चार्ज तुम्हारे कंडक्टर नंबर 2 से कंडक्टर नंबर 1 पे गए हैं, तो कंडक्टर नंबर 1 पे जो भी पॉजिटिव चार्ज थे उसके उसी क्वांटिटी बढ़ जाएगी, और कंडक्टर 2 पे जो भी नेगेटिव चार्ज थे उससे पॉजिटिव चार्ज की क्वांटिटी बढ़ जाएगी। तो इसने क्या कहा, इसने कहा ये कैसे होगा। इसने कहा सिंपल सी बात है यार, 15 पॉजिटिव 15 नेगेटिव यहाँ पे थे, काट करके 3 उधर भेज दिए हो तो कितने बचे, 12 पॉजिटिव बचे। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने हुए, ये हुए, तो ये ज्यादा हो गए ना। तो ज्यादा होने की वजह से मैं ये पर्टिकुलर डायग्राम ऐसे बना रहा हूँ। सभी लोगों को बात समझ में आई? सभी लोगों को बात क्लियर हुआ कि मैंने क्या किया। मैंने दो न्यूट्रल स्फीयर लिए, कंडक्टर 1 कंडक्टर 2। कंडक्टर 2 से मैंने कहा कि मैं चार्ज को ट्रांसफर कर रहा हूँ। कैसे कर रहा हूँ, कौन सी बैटरी है, कहाँ से लाए हो तार, कौन सा तार लगाए हो, ये बता नहीं रहा हूँ अभी। अभी सिर्फ ये बता रहा हूँ कि मैंने चार्ज ट्रांसफर किया, क्योंकि ये जब मुझे बताना होगा तो मैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में चला जाऊंगा, वहाँ मैं बैटरी लगाऊंगा, वहाँ पे मैं क्या नाम है पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव टर्मिनल दुनिया भर की बातें समझाऊंगा, फिर मैं बताऊंगा ऐसे चार्ज ट्रांसफर हो गया। मुद्दा ये है अभी हुआ क्या है। मुद्दा सर ये है कि कंडक्टर नंबर 2 से कंडक्टर नंबर 1 की तरफ चार्ज ट्रांसफर हुआ है। तो एज अ रिजल्ट जो कंडक्टर नंबर को चार्ज मिला है वो प्लस क्यू मिला है, और कंडक्टर नंबर 2 को जो चार्ज मिला है वो माइनस क्यू मिला है। आई बात समझ में? कंडक्टर नंबर 1 को जो चार्ज मिला है वो प्लस क्यू मिला है, कंडक्टर नंबर 2 को जो चार्ज मिला है वो माइनस क्यू मिला है। अब सवाल यहाँ पे ये उठता है कि क्या कैपेसिटर की जो दो पैरेलल प्लेट्स हैं, ठीक है, आने वाले समय में हम लोग डिस्कस करेंगे, उन पे चार्ज हमेशा सेम आएगा क्या? क्या उन पे चार्ज कभी अनइक्वल आ भी सकता है क्या? अनइक्वल चार्ज उन पे आ सकता है, कैसे आ सकता है ये हम आगे डिस्कस करेंगे जब हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात करेंगे। तो अभी आप बिल्कुल बेसिक बात को पकड़ो, बेसिक बात को ये पकड़ो। सर हाँ बेटा। सर ये दोनों चार्जेस मैग्नीट्यूड में बराबर क्यों होंगे? ये दोनों चार्जर मैग्नीट्यूड में बराबर ऐसे होंगे, ऐसे समझो कि ये तुम्हारे पास दो कंडक्टर हैं, ठीक है। ये दोनों कंडक्टर अनचार्ज थे, मतलब ये दोनों के पास इक्वल पॉजिटिव और इक्वल नेगेटिव था, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ये कह दूंगा कि मैंने यहाँ से इस पर्टिकुलर बॉडी पे मैंने जो है चार्ज भेजा, ठीक है। अब जब मैंने चार्ज भेजा तो सिंपल सी बात है, इस पे जितने गए, ठीक है, या इस पे जितने गए तो मैं कहूंगा 18 लोग गए, तो मैं कहूंगा 18 पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। जो कंडक्टर नंबर 2 से गए उनके बारे में मैं क्या बोलूंगा, मैं कहूंगा 18 लोग यहाँ से गए। कंडक्टर 1 के बारे में बोलूंगा 18 लोग यहाँ पे आए। कंडक्टर 2 के बारे में बोलूंगा 18 लोग यहाँ से गए, ठीक है। ये तुम ऐसे समझ सकते हो। देखो मैं तुम्हें एक क्या नाम है डेटा देता हूँ, इस डेटा से समझो, ठीक है। एक सिंपल सा डेटा देता हूँ, ऐसे समझो। जैसे मान लो कि एक मिनट रुकना जरा, इसको नीचे कर दूँ जरा मैं। हाँ, ऐसे समझो, जैसे मान लो यहाँ पे 45 पॉजिटिव थे और तुम्हारे पास 45 नेगेटिव थे। सभी लोग समझना है, ठीक है। ये क्वेश्चन अच्छा सा पूछा गया है, मैं समझा देता हूँ उसको। ये तुम्हारे पास 25 पॉजिटिव थे और तुम्हारे पास लेट्स सपोज 25 नेगेटिव, ठीक है। हमने कोई डेटा मान लिया, हमने कहा ठीक है। हमने कहा कि यहाँ से 18 तुम्हारे पास पॉजिटिव वाले आए, तो 45 में 18 हमने ऐड किया, तो 45 में हमने 18 ऐड किया, तो दिस विल बिकम तुम्हारे पास 63 पॉजिटिव और तुम्हारे पास 45 तुम्हारे पास नेगेटिव, राइट। यहाँ से तुम्हारे पास गए तो यहाँ पे तुम्हारे पास क्या हो गया, यहाँ पे हो गया तुम्हारे पास 18 यहाँ से माइनस किए तो यहाँ पे हो गया 7 पॉजिटिव और 25 नेगेटिव। अब समझना, इन 63 में से जो 45 पॉजिटिव होंगे वो तो 45 नेगेटिव के साथ होकर के न्यूट्रलाइज हो रहे हैं, तो असलियत में बच कितने रहे हैं, 18 पॉजिटिव, है ना। इस 7p और 25e में जो 7 प्रोटॉन हैं वो 7 इलेक्ट्रॉन के साथ न्यूट्रलाइज हो रहे हैं, तो बच कितने रहे, 18 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब है कि बॉडी नंबर 1 जो चार्ज रिजेंबल करेगी, जो दिखाएगी, वो दिखाएगी प्लस तुम्हारे पास 18q, और जो बॉडी नंबर 2 जो चार्ज दिखाएगी वो दिखाएगी तुम्हारे पास माइनस 18q। इसलिए कंडक्टर नंबर 1 यस और सर, कंडक्टर समझ नंबर गए। 2 पे जो चार्ज आएगा उसका मैग्नीट्यूड बराबर होगा। क्लियर हुआ सभी लोगों को, है ना। यस ये सर। ये एक सीधा सा अप्रोच था, बिल्कुल मतलब क्लास 2 के बच्चे वाला अप्रोच था, मैंने कुछ नया नहीं बताया। ये बात तुम लोग को पता थी तो मैंने इस तरीके से बता दिया, ठीक। अब मुद्दा ये है कि हम क्या बताना चाह रहे थे। हमने कल जो आपको बताया था, हमने जो कल आपको बताया था, कल जो आपको पढ़ाया था, वो हमने ये बताया था कि C इक्वल्स टू होता है Q अपॉन V। जब मैं आपको पढ़ा रहा था तो मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताई थी कि बेटा ये V जो है ये पोटेंशियल यहाँ पे लग रहा होगा, कि हम लोग कंडक्टर की बात कर रहे हैं, एक्चुअल में ये Q अपॉन V ऑफ द B माइनस V ऑफ द इंफिनिटी था।
इसका मतलब यहाँ पे एक पॉइंट तो बॉडी थी और दूसरा पॉइंट यहाँ पे क्या थी, इन्फिनिटी थी। इसने कहा ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब हम यहाँ पे बात करें तो हमने यहाँ पे लिखा C इज इक्वल टू तुम्हारे पास Q अपॉन V ऑफ द पॉजिटिव माइनस V ऑफ द नेगेटिव। इसने कहा कि ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। अब इसने क्या बोला, C इज इक्वल टू Q अपॉन, अगर पॉजिटिव चार्ज आने से जो बॉडी 1 है, जो कंडक्टर 1 है, उसका पोटेंशियल अगर 20 वोल्ट हो गया है, तो नेगेटिव चार्ज आने से बॉडी 2 का पोटेंशियल -20 वोल्ट हो गया होगा। इसने कहा हाँ, तो इसका मतलब है कि Q अपॉन 20 प्लस तुम्हारे पास 20 और C इज इक्वल टू हो जाएगा Q अपॉन तुम्हारे पास कितना, 40। इसका मतलब ये हुआ कि जो कैपेसिटर असलियत में है वो तो भैया दो कंडक्टर से ही बनता है। तो इतनी देर से क्या कर रहे थे, ये पिछला ये सिंगल कंडक्टर क्यों पढ़ा रहे थे, सिंगल कंडक्टर की फेलियर क्यों होगी, मैं अभी थोड़ी देर में आपको समझाऊंगा, ठीक है, देखिएगा। तो इसने कहा कि जो कैपेसिटर है, तो कैपेसिटर को अगर जैसे मान लो कोई कहता है कि कैपेसिटर को डिफाइन करो, तो तुम कैपेसिटर को कैसे डिफाइन करोगे। तो इसने कहा कि देखिए सर, अगर कैपेसिटर को डिफाइन करने की बात आएगी तो मैं कुछ इस तरीके से लिखूंगा, समझिएगा। अ कैपेसिटर is an arrangement of two conductors is an arrangement of तुम्हारे पास टू कंडक्टर्स। ये जो कैपेसिटर होता है, ये दो कंडक्टर्स का अरेंजमेंट होता है, ठीक, सेपरेटेड बाय एन इंसुलेटिंग मीडियम, सेपरेटेड बाय एन इंसुलेटिंग तुम्हारे पास मीडियम, ठीक, that is used to store electric charge and electrical energy। अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है, ये इलेक्ट्रिक चार्ज तो समझ में आ गया है ना, इलेक्ट्रिक चार्ज तो समझ में आ गया सर। इलेक्ट्रिक चार्ज का मतलब है कि जो चार्ज इधर उधर किए हो वो कंडक्टर में है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहाँ है, तो इसने कहा इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहाँ है, इसने कहा कि ये कौन सा जोन है, इस जोन को क्या बोलोगे। इसने कहा इस जोन को क्या बोले, कुछ है ही नहीं जोन के अंदर। भैया इसी जोन को हम लोग बोलते हैं अपना, इसी जोन को बोलते हैं हम लोग क्या, अपना बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक, ठीक। आने वाले समय में जब मैं आपको पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बताऊंगा तो मैं आपको एक बहुत सिंपल सा कंसेप्ट समझाऊंगा। क्या बताऊंगा, मैं आपसे कहूंगा कि एक तो ऐसे समझो, जैसे यहाँ पे मान लो कि मैं तुमसे यहाँ पे कहता हूँ, मैं यहाँ पे एक डायग्राम उठा लेता हूँ पहले ताकि मेरे को एक्सप्लेन करने में आसानी रहेगी। जैसे मान लो कि मैंने ये कहा कि यहाँ पे एक शेप ले लेता है, हाँ ये वाला, और यहाँ ले लेते हैं ये, इसको ले लेते हैं, ठीक। अब जरा समझना, मैंने क्या किया मैंने इस पर्टिकुलर पार्ट को लिया और मैं सिर्फ बात से ये समझाना चाहता हूँ कि ये अगर तुम्हारे पास कैपेसिटर की प्लेट नंबर तुम्हारे पास 1 है, ये अगर तुम्हारे पास कैपेसिटर की प्लेट नंबर 2 है, ठीक है, अभी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पढ़ेंगे हम लोग, तो देखिएगा ये प्लेट 1 है, प्लेट 2 है। प्लेट 1 और प्लेट 2 के बीच में ये जो तुम्हारे पास जगह बची हुई है, इस जगह पे आपने स्कूल में पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा है अभी तक, तो इस जगह में हम लोग रखते हैं डाई इलेक्ट्रिक, ठीक है। ये जो तुम्हारे पास इनके बीच में जगह होती है, इसी जगह पे जो कैपेसिटर है वो अपनी एनर्जी स्टोर करके रखता है। मतलब कैपेसिटर की जो पॉकेट है ना, जिस जेब में उसको अपनी एनर्जी रखनी है, वो जो पॉकेट है वो प्लेट नंबर 1 और प्लेट नंबर 2 के बीच में, ठीक है। आई बस हमने, तो जब भी अगर आपसे कोई पूछे, आपसे कोई जनरल सवाल पूछे, ये ना पूछे कोई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बताओ, स्फेरिकल बताओ, दुनिया भर की बात नहीं, ठीक है। अगर आपसे कुछ जनरल सवाल पूछे कि बेटा कैपेसिटर क्या होता है, तो तुम कहना कैपेसिटर क्या होता है ना, दो कोई मेटल प्लेट ले लो और वो मेटल प्लेट तुम्हारे पास चार्ज हो जाएंगी, एक पॉजिटिव हो जाएगी और एक नेगेटिव हो जाएगी सर, ठीक है। और वो मेटल प्लेट में ना चार्ज स्टोर हो जाएंगे। उन मेटल प्लेट के बीच में जो तुम्हारे पास फ्री स्पेस होगा या तुम्हारे पास जो डायरेक्ट्रिक वगैरह होगा ना, उसमें जो है एनर्जी स्टोर हो जाएगी और वहां पे कैपेसिटर अपनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करके रखता है। इतनी बात समझाई। अभी मैं कोई बहुत स्पेसिफिक बात नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको बिल्कुल जनरल बात समझा रहा हूँ, क्योंकि स्पेसिफिक बात बताने के लिए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर मेरे पास है।
मैं आपको जनरल बात समझा रहा हूँ कि अगर तुमसे कोई जनरल बात पूछता है तो तुम क्या समझाओगे? तुम कहोगे टेक 2 मेटल प्लेट्स या 2 कंडक्टर, उनको चार्ज कर दो, एक को पॉजिटिव कर लोगे, एक को नेगेटिव कर लोगे, इन दोनों के पास चार्ज आ गया, इन दोनों के पास जो चार्ज आ गया तो सिंपल सी बात है, इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी तो उस पर्टिकुलर स्पेस में, उस पर्टिकुलर जोन में तुम्हारे पास एनर्जी स्टोर हो जाएगी। इसी को बोलते हैं कैपेसिटर के द्वारा एनर्जी का स्टोर करना। इसने कहा ठीक है, चलो अब इसको पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में हम लोग लेकर के जाएंगे और खूब चर्चा करेंगे कि कहाँ है भाई ये एनर्जी और ये कहाँ है ये पॉकेट। ठीक है, चलो तो यहाँ तक मैंने आपको दो बात समझा पाई अभी तक कि जो कैपेसिटर है असलियत में वो तुम्हारे पास जो है वो तुम्हारे पास टू कंडक्टर्स का कॉम्बिनेशन है। इन्होंने कहा ठीक है, चलो अब बात इसको आगे करेंगे। अब इससे पहले मेरे को आपको कुछ छोटी मोटी चीजें बतानी है, जरा उनको सुन लीजिए ताकि इनका काम तमाम हो जाए, फिर हम आगे बढ़े अपने मुद्दे पर। ठीक है, अब ये मुद्दे क्या चीजें हैं, तो सबसे पहली तो चीज मुझे आपको बतानी है वो है आपको बतानी यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। जरा इनके बारे में सुन लीजिए। यूनिट ऑफ तुम्हारे पास कैपेसिटेंस, ठीक है, यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। अब समझिएगा यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस क्या है। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जो कि एग्जाम में आता है और बच्चे उसे गलत करते हैं, ये भी सुनिएगा। यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस, इन्होंने कहा कि यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस जो है वो है तुम्हारे पास फैरेड। ठीक है, फैरेड को कैपिटल एफ से डिनोट किया जाता है। इन्होंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इन्होंने कहा कि C इज इक्वल्स टू होता है तुम्हारे पास Q अपॉन V। जो Q की यूनिट है तो वो तो तुम्हारे पास कूलम में रहती है, जो तुम्हारे पास V की यूनिट है वो तो तुम्हारे पास वोल्ट पे रहती है। तो इन्होंने कहा कि जो SI यूनिट है तुम्हारे पास कैपेसिटेंस की, ये मतलब जो पर्टिकुलर यूनिट इस्तेमाल करते हैं, कोई सीजीएस वगैरह का इस्तेमाल इसमें नहीं होता, बस SI का ही सिस्टम का इस्तेमाल होता है। तो इन्होंने कहा कि 1 फैरेड इज इक्वल्स टू तुम्हारे पास 1 कूलॉम्ब पर तुम्हारे पास वोल्ट। 1 फैरेड इज इक्वल्स टू 1 कूलॉम्ब पर वोल्ट। इन्होंने कहा ठीक है, अब 1 फैरेड को कैसे डिफाइन करेंगे? इन्होंने कहा कि 1 फैरेड, ठीक है, इज द कैपेसिटेंस, 1 फैरेड is the capacitance of that capacitor, 1 farad is the capacitance of हमारे पास that capacitor whose potential increase by whose potential whose potential increase by whose potential increase by 1 volt, जिसका पोटेंशियल तुम्हारे पास 1 वोल्ट से इंक्रीज करे when charge of when charge of 1 coulomb is provided to it, when charge of 1 coulomb is provided to it। इसने कहा ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम किसी भी पर्टिकुलर हमारे पास कंडक्टर को 1 कूलम का चार्ज देते हैं और अगर उस 1 कूलम के चार्ज से 1 वोल्ट का पोटेंशियल तुम्हारे पास राइज हो जा रहा है उस पर्टिकुलर कंडक्टर का, तो हम कहते हैं कि कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी है, 1 फैरेड है। इन्होंने कहा ठीक है। इन्होंने कहा कि ये जो फैरेड वैल्यू है ना, इन्होंने कहा कि ये जो फैरेड वैल्यू है, फैरेड फैरेड इज अ वेरी लार्ज वैल्यू, फैरेड इज अ वेरी लार्ज वैल्यू, ये बहुत लार्ज वैल्यू है। इन्होंने कहा क्या मतलब हुआ लार्ज वैल्यू, लार्ज वैल्यू स्मॉल वैल्यू क्या होता है? इन्होंने कहा कि देखो लार्ज वैल्यू स्मॉल वैल्यू क्या होता है समझाते हैं। इन्होंने कहा कि देखो कल हम लोगों ने मतलब लास्ट क्लास में हम लोगों ने जब आइसोलेटेड कंडक्टर के बारे में पढ़ा था तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था? हम लोगों ने पढ़ा था कि आइसोलेटेड कंडक्टर का फॉर्मूला था 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू तुम्हारे पास आर। आर क्या था? आर उसका साइज था। तुम कहोगे हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं। अब अगर सी इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर उसका तुम्हारे पास साइज था, तुम कहोगे अगर हम सी की वैल्यू तुम्हारे पास 1 फैरेड पुट कर लें, ठीक है, सो 1 फैरेड इज इक्वल्स टू तुम्हारे पास 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, इज इक्वल्स टू तुम्हारे पास आर। इसकी वैल्यू हो गई 9 इंटू 10 की पावर 9 तुम्हारे पास मीटर। अब जरा खुद सोचो 9 इंटू 10 की पावर 9 मीटर का रेडियस, इसका मतलब 9 इंटू 10 की पावर 6 किलोमीटर का रेडियस। इसका मतलब एक ऐसी फुटबॉल बनेगी, है ना, एक ऐसी फुटबॉल बनेगी जिसका रेडियस जो है वो 9 इंटू 10 की पावर 6 किलोमीटर की वैल्यू होगी। जिसने कहा सर ऐसा कैसे हो सकता है, अपने अर्थ का रेडियस तो महज 6400 किलोमीटर है, 6400 किलोमीटर तुम्हारे पास है। इसने कहा अगर 6400 किलोमीटर से और सिर्फ अर्थ का है रेडियस, क्या उससे भी बड़ा फुटबॉल बनेगा? तो इसने कहा कि एक्चुअल में 1 फैरेड कैपेसिटेंस का एक तुम्हारे पास कंडक्टर बनाना मुमकिन ही नहीं है। आई बात समझ में? 1 फैरेड कैपेसिटेंस का
एक कैपेसिटर बनाना मुमकिन ही नहीं है। तो इन्होंने कहा फिर तो बेकार हो गया, ये तो यूनिट बेकार हो गया। इन्होंने कहा बेकार नहीं, इस यूनिट को हम एक जो है छोटे वर्जन में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसने कहा कैसे? इसने कहा ऐसे कर सकते हैं, हम 1 मिली फैरेड इस्तेमाल कर सकते हैं 10 की पावर -3 फैरेड, हम 1 माइक्रो फैरेड का इस्तेमाल कर सकते हैं 10 की पावर -6 फैरेड, हम 1 पीको फैरेड इस्तेमाल कर सकते हैं 10 की पावर -12 फैरेड। इसका मतलब है जो हमारे क्वेश्चन होंगे उनमें ये आएगा, कभी भी तुम्हारे पास फैरेड नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि फैरेड बहुत बड़ी यूनिट होती है और इतनी बड़ी यूनिट का जो कंडक्टर होगा उसको बनाया नहीं जा सकता है। ठीक है, इसलिए इसीलिए आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर आइडिया, इसीलिए आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर तुम्हारे पास आइडिया वाज डिस्कार्डेड। ठीक है, इसको तुम्हारे पास जो है पूरी तरीके से रिजेक्ट कर दिया गया था। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास इतने बड़े कैपेसिटेंस, मतलब 1 फैरेड की कैपेसिटेंस के लिए इतना बड़ा फुटबॉल बनाना नामुमकिन था। ऐसा नहीं हो सकता था कि हम अर्थ से भी इतना बड़ा फुटबॉल बना पाए। ठीक है, तो आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर का आइडिया पूरी तरीके से रिजेक्ट कर दिया गया। ठीक है, लेकिन अब आप कहोगे ले रिजेक्ट कर दिया गया, हम तो पूरा पढ़ लिए। ठीक, अरे तो रिजेक्ट कर दिया गया तो समझ में तो तुमको वहीं से आएगा ना, कहानी तो तुमको वहीं समझ आएगी ना कि पहले ये तुम्हारे पास रेफरेंस पॉइंट था। ठीक है, अब के बाद रेफरेंस पॉइंट तुम्हारे पास इन्फिनिटी पे नहीं है, कोई कंडक्टर बी है, कंडक्टर बी ने अपनी तरफ से तुम्हारे पास चार्ज दिया, कंडक्टर ए के पास चार्ज गया और तुम्हारे पास एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव कंडक्टर मिल गए, 2 कंडक्टर मिल गए और यहीं से हमारी कहानी शुरू होती है तुम्हारे पास असली कैपेसिटर ऑफ द 2 कंडक्टर की। इतनी बात समझ आई? तो अगर आपसे कोई ये पूछ लेता है कि बेटा आइसोलेटेड कंडक्टर जो था उसको क्यों क्या नाम है रिजेक्ट किया गया था और क्यों हमको पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की जरूरत पड़ी, क्यों हम लोगों ने स्फेरिकल सिलिंड्रिकल वायर पैरेलल प्लेट क्यों बनाए, तो तुम उसको जवाब देना। जवाब सर इसका ये है कि जो आइसोलेटेड तुम्हारे पास है उसको अगर हम 1 फैरेड की यूनिट देते हैं तो सर वो एक इम्प्रैक्टिकल तुम्हारे पास हमको आंसर आ रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है सर इतना बड़ा फुटबॉल बनाना, इतना बड़ा कंडक्टर नहीं बना सकते सर। इसलिए हम लोग पहली बात तो फैरेड इस्तेमाल नहीं करेंगे, कभी भी छोटी यूनिट्स का इस्तेमाल करेंगे और आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर का एक्चुअल में फिर कोई यूज नहीं रह गया। उसके बाद ही ये 4 लोग बने, उसके बाद ही ये 4 लोग बने, कौन से? स्फेरिकल कैपेसिटर बना, सिलिंड्रिकल कैपेसिटर बना, वायर कैपेसिटर बना और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बना। ठीक है, और इनका एप्लीकेशन फिर इंडस्ट्री में होने लग गया, इस्तेमाल होने लग गया। अब जब आप कभी भी कैपेसिटर को अगर देखेंगे आने वाले समय में इलेक्ट्रिकल साइंसेज में जाके देखेंगे तो आप देखेंगे कि कैपेसिटर तुम्हारे पास, अभी मैं आपको पिक भी दिखाऊंगा आने वाले समय में, 1-2 लेक्चर्स में दिखाऊंगा कई सारी पिक्स, देखिएगा उसकी। ठीक है, तो उसमें आप देखेंगे तो आपकी कैपेसिटेंस की जो यूनिट लिखी हुई है ना वो बहुत ही तुम्हारे पास छोटी यूनिट्स वहाँ पे लिखी हुई है, मतलब कि माइक्रो फैरेड और पीको फैरेड वगैरह लिखी। ठीक है, चलो अब देखिए एक यहाँ पे आता है 1 तुम्हारे पास कूलम पर वोल्ट। ठीक है, अब इन्होंने कहा कि वोल्ट, वोल्ट का मतलब होता है पोटेंशियल या फिर पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, उसने कहा हाँ कोई दिक्कत नहीं। अब हमको पता है कि हमको लिखना है तुम्हारे पास ये वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस लिखना है, तो हमको पता है कि नेट वर्क डन अपॉन तुम्हारे पास जो है क्यू होता है, तो ये होता है जूल पर कुलम। तो हमने इसे क्या लिखा, 1 हमने यहाँ पे यूनिट पे लिखा ये कुलम है। ठीक है, और ये तुम्हारे पास जूल पर कुलम है। हमने इसे क्या लिखा, हमने लिखा कूलम स्क्वायर पर जूल। ठीक है, कूलम स्क्वायर पर जूल लिखा हमने कहा। ठीक है, कूलम का मतलब क्या हुआ, कूलम का मतलब हो गया Q इज इक्वल टू होता है तुम्हारे पास I इंटू टी, ये तो पता ही होगा कि कूलम इज इक्वल टू होता है एम्पियर इंटू तुम्हारे पास टाइम। हमने इसे क्या लिखा, हमने लिखा एम्पियर इंटू टाइम का होल स्क्वायर अपॉन तुम्हारे पास जूल। अब जूल की क्या होता है, जूल होता है न्यूटन मीटर। हमने कहा ठीक कोई दिक्कत नहीं, तो यूनिट क्या बनी, ये हो गया एम्पियर, एम्पियर स्क्वायर, ये हो गया सेकंड स्क्वायर, ये हो गया न्यूटन, ये हो गया मीटर। कभी कभार हम लोग को ऐसा सवाल मिल जाता है, ठीक है, जिसमें वो हमको यूनिट में फंसा देता है। ठीक है, ऐसा करंट इलेक्ट्रिसिटी में, ऐसा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में और ऐसा मैग्नेटिज्म के चैप्टर में बहुत होता है, क्योंकि इनमें क्या होता है सब कुछ आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं। ठीक है, तो यूनिट कभी कभार इंटरचेंजेबल होती रहती हैं और हम लोग उसको पकड़ नहीं पाते हैं। तो इन 3 चैप्टरों की यूनिट का बड़ा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, बाकी एटम्स, न्यूक्लियाई, सेमीकंडक्टर, ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स दुनिया भर में कुछ नहीं होता, यहाँ बड़ा पंगा होता है, इनको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास यूनिट आ गई। इसने कहा कि ठीक है सर डायमेंशंस की बात कर लेते हैं, इन्होंने कहा डायमेंशंस की बात कर लेते हैं। अब जब डायमेंशंस की बात लिखे तो इन्होंने कहा ये हो गया ए स्क्वायर तुम्हारे पास टी स्क्वायर, ये इसका होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसने कहा कि एम एल टी तुम्हारे पास -2 और इसका कितना हो गया, इसका हो गया एल और ये हो गया तुम्हारे पास ए स्क्वायर टी स्क्वायर। ठीक है, हमने इसको लिखा तो कितना आ गया, ये आ गया m -1। ठीक है,
और ये आ गया तुम्हारे पास L का 2 L-2, और ये हो गया A का तुम्हारे पास 2, और ये हो गया T का तुम्हारे पास -4, ठीक है, -1 + 4, ठीक है, T का हो गया +4, तो M-1 L-2 A2 और T की बार 4, ये होता है इसका डायमेंशन। इसने कहा ठीक है। अब इसने एक चीज यहाँ पे और बताई, इसने कहा कि देखो अब एक चीज तुमको यहाँ पे जो है ध्यान रखनी चाहिए। इसने कहा क्या, इसने कहा कि जैसा कि जानते हैं हम लोग कि C होता है 4πε0r, ठीक है। अब अगर मैं तुमसे कहूंगा कि एप्सिलॉन नॉट की यूनिट बताओ तो तुम कहोगे ये क्या पूछ रहे हैं आप, एप्सिलॉन नॉट की यूनिट तो बहुत ही सिंपल है, हमको पता है कि F क्या होता है 1/4πε0, ठीक है, ये होता है Q1 Q2 और ये होता है R², ठीक है। अब हमसे कोई कहता है कि एप्सिलॉन नॉट की यूनिट बताओ तो तुम कहोगे के की यूनिट होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर, तो इसकी यूनिट होती है कूलम स्क्वायर अपॉन तुम्हारे पास न्यूटन मीटर स्क्वायर। हम कहेंगे हाँ सही तो है, इसमें क्या दिक्कत है, सही है। अब अगर मैं कहता हूँ कि अगर मैं यहाँ से निकालूं तो क्या आपको कोई आपत्ति है क्या, अगर मैं यहाँ से कोई यूनिट निकालूं तो आपको कोई दिक्कत है। उसने कहा कि क्या मतलब, इसने का मतलब ये कि कैपेसिटेंस की यूनिट होती है तुम्हारे पास फैरेड, ठीक है, आर की होती है तुम्हारे पास मीटर, तो इसका मतलब एप्सिलॉन नॉट की यूनिट तो फैरेड पर मीटर हुई। इसने कहा ये कैसे आ गया, इसने कहा फैरेड फोर्स नहीं है, उसने कहा फैरेड तुम्हारा फोर्स नहीं है, फैरेड फोर्स नहीं है, फैरेड तुम्हारे पास क्वांटिटी यूनिट है किसकी, तुम्हारे पास कैपेसिटेंस की। इसने कहा ठीक है, तो फैरेड पर मीटर एप्सिलॉन नॉट की यूनिट होती है। अब अगर मैं आपसे अचानक से ये सवाल दे दूंगा, आपको नहीं ऐसा कुछ नहीं है, कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर होती है, नहीं, बिल्कुल होती है। इसका मतलब है कि फैरेड पर मीटर जो है यही तुम्हारे पास कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर की यूनिट होती है। और अगर मैं आपसे फैरेड के बारे में बोलूंगा तो ये हो जाएगा न्यूटन तुम्हारे पास कितना, कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर। तो कभी कभार हमको ऐसे सवाल जरूर मिल जाते हैं, तो इस बात का ध्यान दीजिएगा। अब तुम कहोगे कि ये यूनिट तो अभी निकाली है शायद ऊपर, हाँ देखो यहाँ पे निकाली है तुमने ये यूनिट, जब तुम यहाँ पे इसको ये लिख रहे थे तो तुमने जो यूनिट लिखी थी फैरेड की वो थी कूलम स्क्वायर तुम्हारे पास जूल, और ये हो गई कूलम स्क्वायर तुम्हारे पास न्यूटन मीटर, ठीक है। तो ऐसे बहुत से चांसेस हैं कि आपसे यूनिट में खेल कर जाएगा, और सवाल सिर्फ एक नंबर का आएगा, ठीक है, लेकिन वो यूनिट में खेल कर जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बहुत गड़बड़ होता है, बच्चा सोचता है कि वो क्या करते हैं, वो ऑप्शन दे देते हैं, ठीक है, वो ऑप्शन में तुम्हारे पास एप्सिलॉन नॉट कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर नहीं देते हैं, वो फैरेड के टर्म में दे देते हैं, और चौथा ऑप्शन दे देते हैं नन ऑफ दीज का। अब बच्चा सोचता है कि ये क्या नाम है, हमने कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर पढ़ा था, ये फैरेड वैरेड के टर्म्स में नहीं हो सकती, तो उठा के नन ऑफ दीज मार के चलाता है, उसे ध्यान ही नहीं है कि हमने इस पर्टिकुलर फॉर्मूले से एप्सिलॉन नॉट को निकाला है। आई बस हमने, तो ऐसा बहुत सारे केसेस हैं कि अभी आने वाले समय में आपको जैसे मैंने अभी आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट पढ़ाया है, वैसे जब मैं आपको मैग्नेटिज्म पढ़ाऊंगा तो मैं आपको एक और क्वांटिटी पढ़ाऊंगा जिसका नाम होगा मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट में मैं आपको बताऊंगा यूनिट के बारे में, वहां पे जो पर्टिकुलर क्वांटिटी है उसकी यूनिट 3-4 अलग अलग तरीके से निकलती है, तो वहां पे बहुत कंफ्यूजन होता है। तो ध्यान दीजिएगा कि फैरेड को हम लोग ये लिख सकते हैं, ठीक है, फैरेड पर मीटर ही तुम्हारे पास एप्सिलॉन नॉट की यूनिट है, और फैरेड की जो यूनिट है वो कूलम स्क्वायर तुम्हारे पास न्यूटन मीटर होती है। सभी लोगों को क्लियर हुआ यहाँ तक, किसी को कोई डाउट तो नहीं है किसी भी तरीके का, ये बात मुझे समझानी थी, ये यूनिट का थोड़ा खेल था, इसको समझ लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा, इसमें कभी भी कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। फैरेड में गलतियां हो जाती हैं इसलिए मैंने आपको बता दिया, बाकी तो आपको आता ही है आपको, ठीक। चलिए, अब इस पे बढ़ने से पहले मैं पहले आपको कुछ न्यूमेरिकल कराना चाहता हूँ, ठीक है, ये न्यूमेरिकल करा करके ही मैं आगे बढ़ूंगा ताकि वो ज्यादा बेहतर रहेगा। अब देखिए जरा, लव ये न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल स्टैटिक्स लास्ट क्वेश्चन चैप्टर कैपेसिटर, पहला न्यूमेरिकल देखिए जरा। पहला न्यूमेरिकल क्या है अपने पास, एक आइसोलेटेड स्फीयर है, ठीक है, जिसके पास कैपेसिटेंस जो है 50 पिकोफैरेड का है, ठीक। और फिर इसने क्या बताया कि कैलकुलेट करो उसका तुम्हारे पास रेडियस, और कैलकुलेट करो कि कितना चार्ज तुम्हारे पास प्लेस होगा उसका पोटेंशियल 10⁴ वोल्ट पे लाने के लिए, इसने कहा ठीक है। अब देखिए कैपेसिटेंस दे रखा है, अच्छा ये मत सोचिएगा कि अगर तुम्हारे पास जो है आइसोलेटेड कंडक्टर का ज़्यादा कोई यूज़ नहीं है ना, और वो उसका आइडिया रिजेक्ट कर दिया गया था, तो हम उसके क्वेश्चन भी नहीं करेंगे और वो आते भी नहीं है, बिल्कुल आते हैं एग्जाम में, आईएससी सीबीएसई दोनों बोर्ड में आते हैं, तो बिल्कुल मत सोचिएगा कि ये अपने सिलेबस में नहीं है, बिल्कुल सिलेबस में है, जब आ जाएगा तब पता लगेगा आपको, ठीक। तो C इज टू कितना हो गया 4πε0r, ये किसका फॉर्मूला है, ये तुम्हारे पास आइसोलेटेड कंडक्टर का फॉर्मूला है। हमने कहा ठीक, कोई दिक्कत नहीं।
अब इसने कहा कि सी की वैल्यू दे रखी है 50 इंटू कितना 10 की पावर -12, ठीक है, और ये कितना हो गया 1/9 इंटू 10 की पावर 9, और ये कितना हो गया, ये हो गया तुम्हारे पास ठीक, कोई दिक्कत नहीं, सॉल्व किया हमने यहाँ पे, ये हो गया 50 इंटू 10 की पावर -12, ये हो गया 9 इंटू 10 की पावर तुम्हारे पास 9 आर वैल्यू, ये हो गया कितना 9 5 जा 450 इंटू 10 की पावर कितना -6, ठीक है, तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास कितना 45 इंटू 10 का -2 मीटर, मतलब 45 सेंटीमीटर, ये हो गई तुम्हारे पास आर की वैल्यू। नेक्स्ट बात क्या पूछी, इसने पूछा हाउ मच चार्ज शुड बी प्लेस्ड ऑन इट्स टू रेज द पोटेंशियल टू दिस। एक बात ध्यान रखना, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो ये कहते हैं कि आपने तो ये बताया था कि वो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, और आपने तो ये बताया था कि जब हम लोग Q = C/V लिखते हैं तो वो C/V -V इन्फिनिटी होता है। तो यार देखो V इन्फिनिटी के बारे में तुम कभी कुछ बोल थोड़ी ना पाओगे, तुम कभी नहीं बोल पाओगे, क्यों नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि V इन्फिनिटी होता है 0, जब 0 होगा तो तुम उसे बॉडी की तरह तो रिप्रेजेंट करोगे नहीं, तो तुम यहाँ पे ये करोगे कि हम बॉडी के पोटेंशियल की बात कर रहे हैं। अगर हम बॉडी के पोटेंशियल की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे अगर तुमको वो पोटेंशियल डिफरेंस का वर्ड इस्तेमाल नहीं कर रहा है तो तुम्हें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, यह सिंपल सी बात है। अगर आइसोलेटेड तुम्हारे पास स्फीयर है तो वहां का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो VV-0 है, ठीक है, और VV-0 है तो वो VB रहेगा, और VB रहेगा तो उसको मैं पोटेंशियल कह सकता हूँ, और पोटेंशियल कह सकता हूँ तो उसी हिसाब से मुझे उसने वैल्यू दे रखी। आई बात समझ में, ठीक है, तो ये मत कंफ्यूज हो जाइएगा कि अगर आइसोलेटेड का सवाल आ गया तो आप ये कहेंगे कि नहीं नहीं इसने तो मुझे पोटेंशियल दिया है, इसने तो मुझे पोटेंशियल डिफरेंस दिया ही नहीं है, मैं इसको नीचे नहीं लिख सकता। क्यों नहीं लिख सकते भाई, VB -V इन्फिनिटी मतलब VB-0 मतलब VB का मतलब तुम्हारे पास पोटेंशियल, तो उस हिसाब से हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। हाँ ठीक है, ठीक। अब इसने कहा कि ला हम वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो हमने कहा कि C होता है Q अपॉन तुम्हारे पास V, और अपन लोग को Q जानना था, तो 50 इंटू 10 की पावर -12 ये, ठीक है, और ये तुम्हारे पास Q, और ये तुम्हारे 10 की पावर 4, तो 50 इंटू 10 की पावर तुम्हारे पास -8, ये वैल्यू तुम्हारे पास कूलम, और इतना तुम्हारे पास चार्ज हम लोग यहाँ पे देने वाले हैं, ठीक है, और देंगे तो 10 की पावर 4 पोटेंशियल तुम्हारे पास राइज हो जाएगा। ठीक है, सभी लोग को समझ आया। अगर जो है आइसोलेटेड का सवाल आ गया तो छोड़ के मत आइएगा, ठीक है, बहुत सिंपल सा सवाल होता है, विद इन 2 मिनट, विद इन अ मिनट आप सवाल हल कर सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। चलो अगला सवाल देखते हैं। सर हाँ हाँ बेटा। सर जो 1 फैरेड का कैपेसिटेंस है वो हाँ हमें स्फेरिकल कंडक्टर से नहीं मिल सकता है, पर हाँ, पैरेलल वाले से तो मिल सकता है ना। नहीं नहीं नहीं, पैरेलल वाले से भी तुमको नहीं मिलेगा। पैरेलल वाले में तो पहले मुझे पहुंचने दो, देखो उसका फॉर्मूला क्या होता है। उसका फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, समझ रहे हो। अब एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी का मतलब ये हो गया बेटा कि अगर ये 1 फैरेड है, ठीक है, 1 फैरेड है, और 8.85 इंटू 10 की पावर -12 इसकी वैल्यू है बेटा, ठीक है, ये तुम्हारे पास एरिया है, ये डी है, ठीक है। अब जो तुम्हारे पास ये वैल्यू आएगी 1/8.85 आएगी, और उस पर 10 की पावर 12 आ जाएगी, ठीक है। अब ए अपॉन डी, अब तुम खुद सोचो, खुद सोचो, क्या हम लोग कभी भी ए अपॉन डी, मतलब कि ये दो पर्टिकुलर प्लेट हैं, ठीक है, ये दो पर्टिकुलर प्लेट हैं, इन दो पर्टिकुलर प्लेट का ये तो एरिया हो जाता होगा, ठीक है, एरिया हो जाता है, और ये इनकी बीच की क्या हो जाती है, दूरी हो जाती है। क्या हम लोग कभी भी ऐसा प्लेट बना सकते हैं जिसका एरिया उसी क्या नाम है थिकनेस के रिस्पेक्ट में इतना ज़्यादा होगा, 10 की पावर 12 टर्म्स में होगा? नहीं। इसीलिए ना तो स्फेरिकल में, और ना ही पैरेलल में, और ना ही सिलिंड्रिकल में, और ना ही किसी में कभी भी इतनी बड़ी वैल्यू तो नहीं मिलेगी। सब लोग रीजॉइन कर लीजिए, टाइम कंप्लीट हो रहा है, रीजॉइन कर लीजिए फटाक से।